नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशजन और आप देख रहे हैं आदि टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि उत्तराखंड के राजधानी देहरादून से मिल रही है, जहां सीएम धामी ने केंद्र से अनुमति मांगी है। 4 नदियों में खनन की अनुमति मांगी गई है। 10 साल के लिए खनन की अनुमति की मांग की है। गोला, शारदा, दापका और कोसी में अनुमति की मांग की है। 28 फरवरी को समाप्त हो रही है वन स्वीकृति। दिल्ली दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने प्रदेश की 4 नदी गोला, शारदा, दापका और कोसी नदी में खनन के लिए 10 साल के लिए अनुमति बढ़ाने का अनुरोध किया है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते संवाददाता सोनू सिंह की ओर। सोनू, 10 साल के लिए अनुमति बढ़ाने का अनुरोध केंद्र से किया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, 28 फरवरी को इसी समय जो अनुमति का था वो पूरा हो रहा है, लिहाजा उससे पहले अनुमति जरूरी है। तो मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर अनुमति मांगी है और ये कहा है कि ये आने वाले समय में कई मायनों में बरसात के लिहाज से और बरसात के दौरान जो बारिश होती है तो जो नदी का स्तर बढ़ता है, खास तौर से उसके लिहाज से, और जो निर्माण कार्य होते हैं, चाहे वो सरकार की हो, गैर सरकारी हो या फिर जो केंद्रीय संस्थान है उनमें उपयोग होने वाले खनिज हो, इन तमाम चीजों को लेकर के इसकी महत्वता बहुत ज्यादा है, लिहाजा इसमें अनुमति दी जाए। और केंद्रीय मंत्री ने ये आश्वासन दिया है कि जो अनुमति है इस पर सकारात्मक कार्य बनाया जाएगा और अनुमति इसमें दी जाएगी, भरोसा दे दिया है। तो अब ये देखना होगा कि अनुमति के बाद जो खास तौर से उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र की जो 4 नदियां हैं, इन नदियों में जब खनिज का उठान होगा, चुगान होगा, तो इससे कहीं ना कहीं विकास में भी ये सहयोगी साबित होगा और जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो भी आगे बढ़ सकेंगे। जी अमृता। बिल्कुल, जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो भी आगे बढ़ सकेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से नई दिल्ली में मुलाकात की और इस दौरान सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री से उत्तराखंड की गोला, शारदा, दापका और कोसी नदी के लिए वन स्वीकृति इस सत्र के अंत तक वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत शीघ्र विस्तार करने और आगामी 10 सालों तक नवीनीकृत करने के लिए संबंधित को निर्देशित करने का अनुरोध किया। और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सीएम धामी को शीघ्र उचित कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। चलिए बड़ी खबर देहरादून से मिल रही है, जहां अनुभागों में नहीं फंसेगी नीतियों की फाइल, कमेटी कराएगी समस्याओं का निराकरण। मुख्यमंत्री ने कमेटी बनाने के निर्देश जारी कर दी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी। फाइलों की रफ्तार बढ़ाने के लिए अब कमेटी बनाई जाएगी। तो ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं संवाददाता सोनू की ओर। सोनू, अब फाइलों की रफ्तार बढ़ाने के लिए कमेटी गठित की जाएगी, क्या लगता है कितनी रफ्तार इसमें देखी जाएगी उसके बाद? अब देखिए, अक्सर ये देखा जाता रहा है शासन में कि जब किसी बड़ी योजना का प्रारूप तैयार किया जाता है तो उसमें 6 महीने तक का समय लग जाता है और ऐसे में जो विकास के कार्य हैं उनको उचित गति से आगे नहीं बढ़ाया जाता है और फिर इसमें कोई तकनीकी पहलू अगर सामने आ जाता है किसी भी कार्य योजना को आगे बढ़ाने में, तो उसमें फिर विधि विभाग या कानून विभाग से जो है वो सलाह ली जाती है और सलाह के चक्कर में फिर फाइल और लंबित हो जाती है। तो ऐसे में एक समिति का गठन कर दिया जाए और ये समिति खास तौर पर अधिकारियों की इसी बात पर फोकस करेगी कि इसमें जो परामर्शी विभाग है उनके पदाधिकारियों को भी समिति में शामिल किया जाए, ताकि कम से कम समय किसी भी कार्य योजना का प्रारूप तैयार करने में लगे और अनावश्यक रूप से फाइलों का जो लटकाना है या फाइलों का जो अधर में लटकी रह जाती हैं, ये स्थिति पैदा ना हो, इसको आगे बढ़ाया जा सके। मुख्यमंत्री ने इसको गंभीरता से समझा है। अक्सर शासन में फाइलें घूमती रहती हैं और जो विकास से संबंधित कामकाज तेज रफ्तार जो होने चाहिए वो नहीं होते हैं। तो ऐसे में सब जब समिति गठित हो जाएगी तो समिति खास तौर पर उसका कार्य यही होगा कि इस तरह की फाइलों पर जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, जो बड़ी परियोजनाएं हैं, जो सरकार के लिहाज से, जनहित के लिहाज से महत्वपूर्ण है, ऐसी फाइलों को समय से पूरा कर लिया जाए और उनको कैबिनेट के सम्मुख रख उनको कैबिनेट की मंजूरी के बाद धरातल पर उतारा जाए। तो अब ये देखना होगा इस मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जो समिति गठित की जाएगी, समिति की सक्रियता से पता लग जाएगा कि आखिर जो फाइलें अभी तक इधर से उधर शासन में घूमती नजर आती थी, अब वो तेज रफ्तार से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी।
बिल्कुल सोनू, जिस तरह से सीएम ने निर्देश दिए हैं और हर बार निर्देश देने के बावजूद भी कई बार हम देखते हैं कि जो अधिकारी हैं वो उसका पालन नहीं करते और तेरी फाइल मेरी फाइल के चक्कर में कहीं ना कहीं जो फाइलें होती हैं वो अधर में लटकी रहती हैं, कामकाज नहीं हो पाते। क्या लगता है जिस तरह से अब कमेटी बनाई जाएगी तो और क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे? क्या इसके बाद अब जो अधिकारी हैं वो सुचारू से काम कर सकेंगे? देखिए, ये जो आपने सवाल किया है बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर अधिकारी सरकाने की बात करते हैं और कई बार मंत्री जो हैं इस पे नाराज भी होते हैं। मुख्यमंत्री की भी कई बार अधिकारियों ने फटकार खाई है, डांट खाई है और ऐसे में अधिकारी की जो कार्य संस्कृति है उसमें बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत है। लिहाजा अब समिति गठित कर दी गई है। मुख्यमंत्री आने वाले समय में जब इस पूरे के पूरे मामले की समीक्षा बैठक करेंगे तो इसकी वास्तविक तस्वीर जो है वो मुख्यमंत्री के सम्मुख पेश की जाएगी और उसके बाद आगे किस स्थिति से काम किया जाना, किस रफ्तार से काम किया जाएगा, क्या इन अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी और जो अधिकारी सरकाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लापरवाह या नकारा टाइप के जो अधिकारी हैं, खास तौर पर ऐसे अधिकारियों पर एक्शन भी लिया जा सकेगा। तो अब देखना होगा कि जब मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग करेंगे तो आने वाले समय में जो हालात अभी तक हम देख रहे थे सरकारी अधिकारियों की लापरवाही के, कम से कम वो नजर नहीं आएंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब जो अधिकारी लापरवाही करते थे, सुस्त अधिकारी थे, उन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाएगी क्योंकि अब फाइलों की रफ्तार बढ़ाने के लिए कमेटी गठित कर दी गई। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने कमेटी बनाने के निर्देश दिए थे और जल्द ही अब जो कमेटी बनाई गई है वो समस्याओं का निराकरण करेगी। अनुभावकों में जिस तरह से जो फाइलें लटकी रहती थी, काम अधूरे हो रह जाते थे, अब वो जो समस्या है कहीं ना कहीं आने वाले समय में खत्म होती नजर आएगी और कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव इसमें देखने को मिलेगा। विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा की तिथि जो है वो तय कर दी गई है। इस बार 22 अप्रैल से चार धाम यात्रा शुरू होगी। 27 अप्रैल को खुलेंगे बद्रीनाथ के कपाट, केदारनाथ के 25 अप्रैल को खोले जाएंगे कपाट, 22 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री के खुलेंगे कपाट। देवभूमि में यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो अब 22 अप्रैल से चार धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। 27 अप्रैल से बद्रीनाथ के दर्शन जो हैं वो भक्त कर सकेंगे और 22 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री के जो कपाट है खोल दिए जाएंगे। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सोनू से। सोनू, विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा की तिथि अब तय कर दी गई है और जल्द ही जो भक्त है उनका इंतजार खत्म होने वाला है। देखिए, सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है क्योंकि अब चारों धामों के कपाट खुलने की तिथि तय हो गई है। लिहाजा अब विधिवत रूप से चार धाम यात्रा शुरू हो सकेगी और चार धाम यात्रा को सुरक्षित यात्रा बनाया जाए, सफल यात्रा बनाया जाए और इस यात्रा का एक अच्छा संदेश जन जन तक पहुंच सके, ये कोशिश सरकार की, सरकारी मशीनरी की, प्रशासनिक अधिकारियों की रहने वाली है। सरकार आने वाले समय में इस पर फोकस करती हुई नजर आएगी। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने अधिकारी को दिशा निर्देश भी दिए थे व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए और फिर 2 दिन बाद मुख्यमंत्री फिर से एक समीक्षा बैठक करने वाले हैं। चार धाम यात्रा की व्यवस्थाओं से जुड़े हुए जो पहलू हैं उन पर चर्चा मुख्यमंत्री करने वाले हैं। तो आने वाले समय में चार धाम यात्रा ठीक से हो सके, सुरक्षित यात्रा हो सके, इस पर अब सरकार फोकस करने वाली है। देखिए, उत्तराखंड की चार धाम यात्रा उत्तराखंड की लाइफलाइन कहलाती है और तमाम ऐसे उत्तराखंड के स्थानीय लोग हैं जिनकी रोजी रोटी, जिनका जीवन यापन इस यात्रा पर निर्भर करता है और कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी ये काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे में बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु आते हैं, चाहे वो टूर एंड ट्रेवल्स के माध्यम से आए, चाहे वो खान पान के लिहाज से अगर हम देखें या अन्य व्यवस्थाओं के लिहाज से, प्रसाद जैसी व्यवस्थाओं के लिहाज से अगर हम देखें तो बहुत महत्वपूर्ण ये चार धाम यात्रा है। और ऐसे में इस चार धाम यात्रा को कैसे बेहतर किया जा सके, कैसे सुरक्षित यात्रा का एक संदेश तमाम श्रद्धालुओं को दिया जा सके, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। गंगोत्री धाम हो, यमुनोत्री धाम हो, केदारनाथ धाम हो या फिर बद्रीनाथ धाम हो, ये ऐसे धाम है जहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। तो जो श्रद्धालु हैं वो एक तरीके से दर्शन कर सकें, उन निर्धारित समय पर दर्शन कर सकें और एक सुखद यात्रा का संदेश यहाँ से लेकर वापस जाएं, इस पर सरकार फोकस कर रही है और तमाम जो व्यवस्थाएं उनको मुकम्मल करने की कवायद जो है वो अब शुरू कर दी गई है।
बिल्कुल, सरकार लगातार इस ओर प्रयास कर रही ताकि जो यात्री हैं उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, और जो इस यात्रा के चलते जिन लोगों की रोजी रोटी चलती है खासतौर पर उनका भी इस बार ध्यान रखा जा रहा है। और 22 अप्रैल से अब चारधाम यात्रा की जो शुरुआत है वो होने जा रही है। 27 अप्रैल को बद्रीनाथ के कपाट खुल जाएंगे, केदारनाथ के 25 अप्रैल को कपाट खुल जाएंगे, 22 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खोले जाएंगे। देवभूमि में यात्रा की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी है और लगातार इस पर सीएम धामी भी अपनी नजरें बनाए हुए हैं। किसी तरह की कोई लापरवाही या कोई असुविधा आने वाले भक्तों को ना हो, इस पर खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। तो अब इस बार पहले ही एडवांस बुकिंग कर सकेंगे यात्री। 21 फरवरी से शुरू होगा ऑनलाइन पंजीयन। 21 फरवरी से खुलेगी पर्यटन विभाग की वेबसाइट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अब जो यात्री हैं पहले से ही एडवांस बुकिंग कर सकेंगे। जिस तरह से बुकिंग को लेकर काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था यात्रियों को, अब वो दिक्कतें कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आएगी और एक बड़ी सहूलियत, बड़ी राहत है यात्रियों को मिलने जा रही। 21 फरवरी से ऑनलाइन पंजीकरण तीर्थयात्री करवा सकेंगे। सोनू, 21 फरवरी से अब ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकेंगे यात्री। जिस तरह से जो पहले समस्याएं यात्रियों को देखनी पड़ती थी, अब कहीं ना कहीं बड़ी राहत मिलेगी। देखिए, यात्रियों की सुविधा के लिए लिहाज से ही ये पंजीकरण पहले से खोला जा रहा है, ताकि जो रजिस्टर श्रद्धालु होंगे जिनका पंजीकरण पहले से ही होगा, जो अपनी प्लानिंग के तहत चारधाम की यात्रा करने के लिए पहुंच सकेंगे, निश्चित तौर पर उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए। और खास तौर पर जो पिछले सालों में हमने देखा है कि जब ऑफलाइन व्यवस्था पंजीकरण की गई थी, तो उससे अचानक से जब श्रद्धालु बड़ी तादाद में उत्तराखंड पहुंचते थे तो रहने की, खाने की, आने जाने की समस्याएं अक्सर देखी जाती रही हैं। तो अब ये सिस्टम ने ये व्यवस्था की है कि ऑनलाइन, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही पंजीकरण होगा। इसको पहले से ही खोल दिया जाएगा कि जो श्रद्धालु परिवार के साथ दर्शन करने के लिए पहुंचना चाहते हैं वो अपनी प्लानिंग के तहत समय से अपना पंजीकरण करा ले, और जिनका पंजीकरण नहीं होगा तो वो ऑफलाइन की चूंकि व्यवस्था नहीं है, लिहाजा ऑफलाइन वालों को अलग से समय दिया जाएगा ऑनलाइन के बाद का। तो ऐसे में जो ऑनलाइन जिनका रजिस्ट्रेशन होगा वो तय समय पर दर्शन कर सकेंगे, और इससे न सिर्फ श्रद्धालुओं की परेशानी का समाधान होगा बल्कि जो व्यवस्थाएं हैं वो भी बेहतर नजर आएंगी। तो अब पहले से ही ऑनलाइन की व्यवस्था को खोल दिया जाएगा और इसको पब्लिक में सार्वजनिक भी कर दिया जाएगा कि कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे जो श्रद्धालु हैं वो अपना पंजीकरण करा सकेंगे। अब ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये चारधाम की व्यवस्थाएं बेहतर करने के उद्देश्य से ये निर्णय लिया गया है, और आने वाले समय में यात्रियों को असुविधा का सामना ना करना पड़े, इस पर फोकस किया जा रहा है। बिल्कुल, यात्रियों को असुविधा का सामना ना करना पड़े, इस पर साफ तौर पर फोकस किया जा रहा था। सिस्टमेटिक की तरह से ये यात्रा चले, किसी तरह की कोई दिक्कतें ना हो, और इसे लेकर पर्यटन विभाग लगातार तैयारियां कर रहा है और तैयारियां जो हैं लगभग पूरी भी कर ली गई हैं। पहली बार ऐसा होगा जब यात्रा शुरू होने से 2 महीने पहले तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए एडवांस बुकिंग शुरू की जा रही है। इससे बाहरी राज्य से आने वाले श्रद्धालु यात्रा का प्लान बनाकर पंजीकरण कर सकते थे। एक बड़ी राहत यात्रियों के लिए, तो जो भी यात्रा करने यहाँ पर पहुंचेंगे अब उनके लिए पहले से ही हर चीज़ प्लान कर लेना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि पर्यटन विभाग ने उत्तराखंड के काफ़ी प्रयास किए हैं और कहीं ना कहीं ये प्रयास आने वाले समय में सफल साबित होते नजर आएंगे। चलिए बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर शासन को ब्यौरा भेजा गया है। विभागों ने 88 समितियों में खाली पदों का ब्यौरा भेजा है। मंत्रिपरिषद में विभागों से विवरण मांगा था। तमाम आयोगों और समितियों में पद खाली पड़े हैं। सदस्य सलाहकार की स्थिति का ब्यौरा मांगा गया है। इस पूरी खबर को समझने का प्रयास करते हैं संवाददाता सोनू से। सोनू, शासन को विभागों ने ब्यौरा भेजा है। 88 समितियां ऐसी हैं जिनके पद जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं। देखिए, तमाम ऐसे पद हैं जो अलग अलग, चाहे वो बोर्ड है, निगम है, आयोग हैं, या फिर विभिन्न समितियां जो हैं, इन समितियों के पद जो हैं उनके पदाधिकारियों के ये पद खाली पड़े हैं। और लगातार जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो ये उम्मीद भी लगाए बैठे हैं सरकार से, संगठन के शीर्ष नेतृत्व से, और इसको लेकर एक दौर की मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की बैठक भी हो चुकी है। और लगभग जो संगठन है, संगठनात्मक स्तर पर जो पार्टी कार्यकर्ताओं को दायित्व दिए जाने हैं, इसका खाका तैयार कर लिया गया है और इस पर मुख्यमंत्री के साथ चर्चा भी हो चुकी है। जो
मंत्रिपरिषद अनुभाग है उसने 3 दिनों की समय सीमा में जो विभाग है विभागों से ये ब्यौरा तलब किया था कि आप इस समय अवधि में ये ब्यौरा दें कि किस किस विभाग में किस किस पद पर सदस्य हैं, तो उपाध्यक्ष हैं और अध्यक्ष हैं, तो ये कितने पद रिक्त हैं। तो जो कि फौरी तौर पर विभागों ने ब्यौरा उपलब्ध कराया है वो 88 ऐसे पद हैं जो मंत्री स्तर के हैं, राज्य मंत्री स्तर के हैं, और अगर हम इसमें सदस्यों को शामिल कर दें तो ये संख्या 100 से ऊपर पहुंच जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जल्द ही उत्तराखंड की धामी सरकार पार्टी के 100 से अधिक ऐसे पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को दायित्व नवाजने जा रही है, जिम्मेदारी का तोहफा देने जा रही है, जो लंबे समय से सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार बने हुए अब आने वाले समय में मार्च में पूरा 1 साल हो जाएगा। तो ऐसे में 1 साल का इंतजार अब खत्म होने वाला है और इस समय में जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको दायित्व मिलने जा रहे हैं। जल्द ही इन दायित्वों का बंटवारा कर दिया जाएगा और कहीं ना कहीं जो पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी हैं, उनकी मुराद पूरी हो जाएगी। जी अमृता। बिल्कुल सोनू का, जहां एक साथ से जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, लगातार इस पर नजरें बनाए हुए थे कि कब इसकी भर्ती पूरी की जाएगी, कब जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिलेगी, तो कहीं ना कहीं पदों पर भर्तियां की जाएगी। आने वाले समय में चुनाव है और ऐसे में किसी को भी निराश नहीं करेगी सरकार और अपनी पार्टी को एकजुट रखने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की, जो कि देहरादून से ही, जहां सरकारी स्कूलों में नई योजना का प्रस्ताव तैयार किया गया। कक्षा 6 से 12वीं तक के बच्चों के लिए प्रस्ताव होगा। सरकार हर महीने 600 से लेकर 3000 तक छात्रवृत्ति देगी। विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकारी स्कूलों में नई योजना का प्रस्ताव अब तैयार किया जाएगा और कक्षा 6वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए प्रस्ताव होगा। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं संवाददाता सोनू की। और सोनू, कक्षा 6वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए एक नया प्रस्ताव तैयार किया गया है, क्या कुछ जानकारी इस प्रस्ताव को लेकर? देखिए, ये जो प्रस्ताव है ये छात्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है। जो छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति दी जाएगी और अगर ये योजना पूरी तरह से समय रहते सकारात्मक रूप ले सकी तो ये देश में ऐसा पहला प्रस्ताव, ऐसी पहली योजना होगी जो उत्तराखंड जिसका को लागू करने जा रहा है। सरकारी विद्यालयों में जो छात्रों की संख्या है उसको बढ़ाए जाने को लेकर के, छात्रों में पढ़ाई के प्रति रुचि पैदा करने को लेकर के, और इसके साथ साथ छात्रों की संख्या ज्यादा हो, छात्रों के जो परीक्षा परिणाम है वो बेहतर आ सके और न सिर्फ छात्रों के परिजनों का, छात्रों का, प्रदेश का नाम रोशन हो सके, बल्कि सरकार का भी मान सम्मान बढ़े। तो ऐसे में ये कोशिश की जा रही है विभाग के स्तर से कि जो छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति दी जाएगी। अलग अलग इसके स्लैब तैयार किए गए हैं। 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक इसका प्रस्ताव तैयार किया गया है और खास तौर पर इस पर फोकस किया जा रहा है। आने वाले समय में इस पूरे के पूरे प्रस्ताव को मुख्यमंत्री के सम्मुख रखा जाएगा और संभवतः मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद इसको धरातल पर हम देख पाएंगे। तो कहीं ना कहीं शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षा विभाग एक प्रयास कर रहा है शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए, छात्रों की संख्या को बढ़ाने के लिए और छात्रों में पढ़ाई के प्रति रुचि को और अधिक बढ़ाने के लिए ये कोशिश की जा रही है। अब देखना होगा कि आखिर कब तक ये मूल रूप ले पाएगा ये प्रस्ताव। क्या लगता है सोनू, इससे कहीं ना कहीं जो बच्चों का मनोबल है वो भी बढ़ेगा इस प्रस्ताव के बाद? निश्चित तौर पर देखिए, सरकार खास तौर पर शिक्षा विभाग कई ऐसे प्रयास कर रहा है, कई ऐसी योजनाएं चलाने की कोशिश कर रहा है। आपको याद होगा अमृता, कुछ समय पहले सरकारी स्कूलों में मिड डे मील की योजना भी शुरू की गई थी। उसका भी उद्देश्य यही था कि छात्रों को, खास तौर से मध्यम वर्गीय और गरीब तबके के छात्रों को स्कूल में ही दोपहर के समय भोजन उपलब्ध कराया जाए। तो ये भी एक यही उद्देश्य था शिक्षा विभाग का और इस बार फिर यही कोशिश की जा रही है कि छात्रों को कैसे मोटिवेट किया जाए, कैसे उनको प्रोत्साहित किया जाए और शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार हो, छात्रों की संख्या भी बढ़े और छात्रों में पढ़ाई के प्रति रुचि भी और अधिक बढ़े। इस पर फोकस किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सोनू तमाम जानकारी के लिए। बताते हैं जिस तरह से शिक्षा में सुधार हो और बेहतर रिजल्ट देखने को मिले, उत्तराखंड राज्य का पूरे देश में गुणगान हो, इसके तहत ये जो पहल की गई है सरकार की ओर से वाकई सराहनीय। पहले प्रदेश के सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं को सरकार हर महीने 600 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक का छात्रवृत्ति देगी और एक सराहनीय पहल उत्तराखंड सरकार की ओर से।